हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। आने वाले जो भी हमारे शिक्षा से संबंधित जितने भी वैकेंसी आने वाले हैं उसमें हम लोगों का प्रथम स्थान आना चाहिए, ऐसा सभी लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं। इसी के सिलसिले में मैं फिर से एक बार लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक। चूँकि चित्र से आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आज किसके बारे में बात करने वाला हूँ। ये एक ऐसा आयोग के बारे में मैं बताऊंगा जो स्वतंत्र भारत के होने के बाद तुरंत से एक आयोग का गठन किया गया और जिनकी अध्यक्षता अपने आप में ही काफ़ी है। मैं उस शख्स का नाम बताना चाहूँगा, डॉक्टर राधा कृष्णन। ये एक शिक्षक होने के साथ साथ उपराष्ट्रपति के पद पर भी बैठे और बाद में चल करके राष्ट्रपति के भी पद में बैठे। इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया, वो 1954 के आसपास की बात थी। तो चलिए आज हम जानते हैं जो शिक्षा से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और उस आयोग का कुछ विशेषताएं जिन्होंने आज इन समझाया था कि क्यों ज़रूरत पड़ा और इसका रिपोर्ट में क्या क्या हमें जोड़ना पड़ा और आज हम लोग उस पर अमल करते हैं। तो इसका एक नाम है द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग। इसके बाद बहुत सारा आयोग आया, कोठारी आयोग आया, बहुत सारे हम लोग धीरे धीरे अपडेट आते गए, लेकिन सबसे पहला ये स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था। यह आयोग का गठन 4 नवंबर 1948 को हुआ। ठीक उसके बाद 25 अगस्त 1949 को रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी गई और डॉक्टर राधाकृष्णन इस आयोग के अध्यक्ष थे, इसलिए इसे राधाकृष्णन आयोग के रूप में जाना जाता है। क्योंकि जिस व्यक्ति जिसकी अध्यक्षता में बनती है आयोग, उन्हीं का नाम फेमस हो जाते हैं। तो डॉक्टर राधाकृष्णन को आप लोग याद रख लेंगे कि इनके अध्यक्ष थे, ये इम्पोर्टेंट है। डेट में आप लोग वर्ष याद रख लेंगे कि 1948 में गठन हुआ और 1949 में इनको रिपोर्ट सौंप दी गई। और ये स्वतंत्र भारत का सबसे पहला शिक्षा आयोग है जो ज़रूरत पड़ा। और इसको इसलिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने विश्वविद्यालय स्तर पर सब कुछ बात की है। बाद में जो आयोग कोठारी आयोग बना वो उच्च स्तर, निम्न स्तर और सारे स्तर को बात की है, तो इसलिए इसे विश्वविद्यालय आयोग कहा जाता है। और दूसरी बात कि यह इसलिए ज़रूरत पड़ा कि जो वर्तमान परिस्थितियाँ थी उसकी व्यवस्था संरचना की जांच करना था। विश्वविद्यालय की जो नियुक्तियाँ थी, उसके शिक्षा का स्तर था, उसको जानना था और तत्कालीन समस्याओं का पता लगाना था। क्योंकि जो पहले का जो शिक्षा नीति थी या आयोग था वो एक अंग्रेज ज़माने का था। हमारा भारत उस समय स्वतंत्र हो चुका था, तो स्वतंत्र भारत का अपना एक अलग आयोग बनना था, एक अलग एजुकेशन पॉलिसी बननी थी। तो इसलिए इसको ज़रूरत महसूस होने के बाद इनको आयोग का गठन करना पड़ा और इनकी जो अध्यक्षता थी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने किए। तो इनका जो सबसे पहला सुझाव था, सुझाव ये बताया गया कि शिक्षण संकाय यानी कि टीचिंग फैकल्टी क्या होनी चाहिए, शिक्षण स्तर क्या होना चाहिए, लेवल ऑफ टीचिंग क्या होनी चाहिए, विश्वविद्यालय का प्रशासन और वित्तीय व्यवस्था क्या होनी चाहिए, विश्वविद्यालय शिक्षा की संरचना और संगठन पर इन्होंने बताया। आइए चलते हैं इसके एक एक बारीकी को जानने के लिए। सबसे पहले शिक्षण संकाय क्या थी वो बताए थे। आयोग के अनुसार शिक्षक के 4 श्रेणी में विभक्त किया गया। हम बात कर रहे हैं विश्वविद्यालय में जो शिक्षक होते हैं उनका एक लेवल होता है। तो सबसे पहले जो है वो प्रोफेसर का एक पोस्ट है। फिर है पाठक। पाठक मतलब होता है जो रीडर है ना, रीडर। तो यहाँ पर एक रीडर आया, व्याख्याता जिसको हम लोग लेक्चरर कहते हैं, और ये तरीका है एक लेक्चरर पोस्ट बाय पोस्ट। फिर प्रशिक्षक जिसको ट्रेनिंग कहते हैं, ट्रेनर। तो ये विभक्त किया गया बाय पोस्ट्स के माध्यम से। तो प्रोफेसर पहला, दूसरा पाठक, तीसरा व्याख्याता और चौथा प्रशिक्षक।
तो दोस्तों ये हो गई उनकी जो विभक्त हो गई। अब आगे इन्होंने कुछ चीज़ों को बताया कि शिक्षकों का कार्य सप्ताह में 18 घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए, मात्र 18 घंटा एक सप्ताह में। प्रोफेसर की सेवा के बारे में इन्होंने बताया कि 60 से 64 होनी चाहिए, है ना। आगे तीसरा नंबर इन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में जो एक विश्वविद्यालय में 3000 छात्र से अधिक और उनसे संबंधित जो महाविद्यालय में है 1500 से अधिक छात्र नहीं होने चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालय में एक अनुपात के अनुसार से सारे फैकल्टी होते हैं, एक संसाधन होते हैं, एक कह सकते हैं हम सारे उसके चीज़ों को देखा जाता है। अधिक संख्या में छात्र होने से विश्वविद्यालय में दबाव बनती है, सही मात्रा तक में शिक्षा नहीं मिल पाती है। और इसके साथ ही साथ बताया कि कार्य दिवसों की संख्या 180 दिन होनी चाहिए, परीक्षा को छोड़ करके। देखिए इनका जो वर्किंग डे है यहाँ पर परीक्षा को छोड़ करके बोला गया है 180 दिन, इसको थोड़ा याद रखा जाए, है ना। अध्ययन के लिए क्योंकि कोई पाठ्य पुस्तक नहीं बताया गया है, क्योंकि जब यहाँ से उच्च शिक्षा है तो इसका कोई एक कहते हैं कि एक परमानेंट बुक नहीं होनी चाहिए कि यही बुक पढ़ना है, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं और कई महत्वपूर्ण बुकों को पढ़ करके आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं। चूँकि आप उच्च स्तर में बैठे हुए हैं तो उच्च स्तर में एक कोई भी सामान्य पाठ्य पुस्तक या एकदम से निर्धारित नहीं है कि यही बुक पढ़ना है। आप स्वतंत्र हैं, कई तरह के बुक पढ़िए और उस बुक से पढ़ करके आप पढ़ाइए और परीक्षा दीजिए, है ना। तो इस तरह से इन्होंने बताया। परीक्षाओं का स्तर उठाने के लिए इन्होंने बताया कि जो फर्स्ट सेकंड होगी उनका एक मानक है, वो मानक बताया गया कि 70%, 55% में सेकेंड डिवीज़न और 40% में जो है थर्ड परसेंट। बाद में इसको क्या किया गया 60% हम लोगों को अभी जो बता रहे हैं वो फर्स्ट डिवीज़न, फिर उसको 45% किया गया सेकेंड डिवीज़न के लिए और 33% जो है थर्ड डिवीज़न के लिए, है ना। तो ये थोड़ा सा बाद में बदलाया गया, है ना। ये फर्स्ट डिवीज़न 60% अभी है और 45% सेकेंड डिवीज़न। तो ये एक ग्रेडिंग पद्धति बताया था फर्स्ट सेकंड थर्ड कि ये 70, 55 और 40% होनी चाहिए। बाद में इसको सुधार करके अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि 60%, 45% और 33%। विश्वविद्यालय का प्रशासन और वित्तीय व्यवस्था कहता है कि उस शिक्षा को समवर्ती सूची में रखनी चाहिए। अब बात कर रहा है कि भाई समवर्ती सूची क्या होती है। आप जब थोड़ा बहुत संविधान के बारे में जानते होंगे तो सूचियाँ बनी है 3, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची जो है उसमें क्या होता है कि राज्य और केंद्र, पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, और का भागीदारी भी रहती है और स्टेट गवर्नमेंट का भी प्लस स्टेट गवर्नमेंट, है ना। ये हो गई समवर्ती सूची। इसमें दोनों का भागीदारी होती है, दोनों का बजट का हिस्सा जो है समवर्ती सूची में होती है। और राज्य सूची में जो सिर्फ राज्य की हिस्सेदारी में आती है जो, और संघ सूची जो है केंद्र सरकार में। बट वो समवर्ती सूची की बात है तो वो सेंट्रल और प्लस स्टेट दोनों का इसमें अपना इन्वेस्टमेंट होती है ना। इसलिए इसको समवर्ती सूची में रखने का गुजारिश किया गया। आगे है कि विश्वविद्यालय में एकरूपता लाने और महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय को अनुदान प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको यूजीसी कहते हैं, की स्थापना होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये यूजीसी जो है उसमें से एकदम से इक्वलिटी लाने के लिए कि भाई आप अगर अनुदान लेना चाहेंगे या आपके अंदर एक गाइडलाइन होनी चाहिए, तो ये तभी संभव है जब यूजीसी के अंदर आप काम करेंगे। तो इसका गठन भी होना चाहिए। तो यूजीसी कहने का मतलब है कि एकरूपता लाना है विश्वविद्यालयों में। और कई तरह के राज्य में विश्वविद्यालय चल रहे होते हैं, महाविद्यालय चल रहे होते हैं, तो सबको एक समान में लाने के लिए आपको यूजीसी का गाइडलाइन बनाना है और फिर इसकी स्थापना भी होनी चाहिए। कोई तो एक ऐसा पावर बने जो सब पर कमांडिंग करे। विश्वविद्यालय शिक्षा की संरचना, यहाँ पर देखिए कहता है कि एक उच्च शिक्षा बनाया था जिसमें से स्नातक जो है 3 वर्ष का है ना। और स्नातक 3 वर्ष के साथ साथ जिसको हम लोग ग्रेजुएशन भी कहते हैं, ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर जिसको पीजी भी कहते हैं, है ना, और शोध जिसको रिसर्च कहते हैं। इसके टाइम के अनुसार से बताया गया कि स्नातक 3 वर्ष का है
पीजी जो है 2 वर्ष का है और शोध जो है 2 वर्ष का है। मिनिमम शोध जो है न्यूनतम 2 वर्ष का है। ये हो गई उच्च शिक्षा के बारे में। आगे चलते हैं। उच्च शिक्षा की 3 श्रेणियां भी बताई गई थी। एक कला हो गई, जिसको आर्ट्स कहते हैं, विज्ञान और व्यावसायिक और तकनीकी। तो ये 3 स्तर बांट दिया गया। आगे बोला गया कि अलग अलग विश्वविद्यालय में अलग अलग विभाग होनी चाहिए। अलग अलग विभाग जो है वो अलग अलग शिक्षा ग्रहण करेंगे और उसके लिए काम करेंगे। जैसे शिक्षा अलग अलग विभाग का मतलब हो गया कि पढ़ाई अलग अलग सेक्टर में होनी चाहिए, अलग अलग डिपार्टमेंट है उसका। जैसे शिक्षक विभाग का है, शिक्षक शिक्षा मतलब कि आप कह सकते हैं कि बीएड है ना, और एमएड, ये हमारे एक शिक्षक शिक्षा हो गया। फिर ठीक उसी तरह से आगे जब पढ़ते हैं तो बात कर रहे हैं कृषि का, तो यहाँ पर फॉरेस्ट्री हो गई, कृषि के लिए फॉरेस्ट्री हो गई। फिर उसी तरह से फिशरी हो गई, है ना, बहुत सारा है इसमें, फिशरी हो गई। तो अलग अलग चीज़ें हैं इसमें। फिर है वाणिज्य, कॉमर्स के लिए, तकनीकी टेक्निकल जिसके लिए आईटीआई है, बहुत सारा डिप्लोमा है, ये सब सारे कोर्स हैं। चिकित्सा हो गई, चिकित्सा में एमबीबीएस है, बीडीएस है। कानूनी में एलएलबी है, एलएलएम है। तो कहने का मतलब है अगर आप जिस तरह से जिस विभाग में आप पढ़ना चाहते हैं, हर चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं, चाहे चिकित्सा हो, कानूनी है, तकनीकी शिक्षा है, वाणिज्य है, कृषि है। आप हर चीज़ को अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़ना है, तो ताकि आपके पास अलग अलग अवसर आए और अलग अलग क्षेत्रों में आप संपूर्ण रूप से विकास कर पाएँ। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक था आप लोगों को कैसा लगा? क्योंकि एक स्वतंत्र भारत के बाद की एक आयोग बना और उस आयोग की विशेषताएं हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी हो जाती है। क्योंकि जिस हम भारत में रहते हैं उस भारत की कुछ ना कुछ अपनी एक यूनिक आइडिया होती भी है, उसको जानना हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि शिक्षक हम लोग बनने वाले हैं। तो मुझे पूरा आशा है और पूर्ण विश्वास भी है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अगले वीडियो आप पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब करके रख लें। धन्यवाद।